बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अनुषा अपने कमरे से निकलकर बाहर सीढ़ियों तक आई। कमरे से बाहर निकलते ही इसका सामना एक आंटी से हुआ। मुबारक हो बेटा। इस आंटी ने मुस्कुराते हुए अनुषा के सर पर हाथ रखा। अनुषा ने कुछ हैरान होकर इस आंटी को देखा और आगे चली आई। कुछ मजीद आगे आकर इसे एक और आंटी मिली और इसने भी अनुषा से यही कहा, मुबारक हो बेटा। अनुषा नागवारी से इनको नजरअंदाज करती आगे बढ़ी। जाने आज सबको मुबारकबाद के दौरे क्यों पड़ रहे थे। पूरा घर औरतों और बच्चों से भरा हुआ था। हर तरफ शोर था। इसने जल्दी से कानों में हेडफोन लगाए। शोर कुछ कम हुआ। वो बेनियाज होकर लापरवाही से नीचे जाने लगी। जब तीसरी सीढ़ी पर पहुंची, एक बूढ़ी दादी ने मुस्कुराते हुए अनुषा को देखा और इनसे भी अनुषा को वही सुनने को मिला जो अब तक दो आंटियां कह चुकी थी, मुबारक हो बेटा। इसका मूड बुरी तरह ऑफ हो चुका था। इसे कमरे से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए था। ये सब लोग इसे ऐसे घूर कर क्यों देख रहे थे। कुछ मजीद आगे आई तो सामने निदा कहीं जाती हुई दिखाई दी। इसने निदा को बाजू से पकड़कर खींचा। इतनी जोर से क्यों खींचा? अनुषा, मेरा बाजू तोड़ दिया तुमने, पागल हो क्या? निदा ने अपने बाजू से हिलाते हुए कहा। वो छोड़, ये बताइए आज सब लोग मुझे मुबारकबादें किस खुशी में दे रहे हैं? अनुषा ने नागवारी से पूछा। क्योंकि कल तुम्हारी शादी है, निदा ने कुछ तंज भरे अंदाज में कहा। तो क्या? मैं दिन की वाहिद लड़की हूँ जिसका निकाह हो रहा है। अब तक किसी की शादी नहीं हुई इस घर में। अनुषा गुस्से से बोली। तुम्हारा निकाह होना किसी मौजज़े से कम नहीं है। ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया मैंने? निदा ने अनुषा के कंधे पर हाथ रख के तंजिया मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। मेरी प्यारी कजन, तुम 2 बार एंड फिक्स डेट पर शादी कैंसिल करवा चुकी हो, 1 अदद मंगनी तोड़ चुकी हो और 1 दर्जन भर रिश्ते ठुकरा चुकी हो। और याद रहे, एक बार एन मंगनी वाले दिन नकली हार्ट अटैक का बहाना बनाकर तुम कितना बड़ा ड्रामा कर चुकी हो। निदा ने इसे याद दिलाया। अनुषा कुछ शर्मिंदा हुई लेकिन ढिठाई से बोली, वो सब मेरा हक था। और नकली हार्ट अटैक का तुम्हें किसने बताया? अनुषा ने चोर निगाहों से निदा को देखा। सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरे घर को पता है। अब्बू, ताया, दादा जान, अम्मी, ताई, फुप्पो समेत इस घर के तमाम कजन्स को भी। और सिर्फ नकली हार्ट अटैक का नहीं, तुमने जो कॉलेज के जमाने में एन मैथ के पेपर वाले दिन सीढ़ियों से छलांग लगाकर सचमुच अपनी टांग तुड़वा दी थी। और एक बार तुमने बुखार का बहाना बनाकर असली के 6 इंजेक्शन लगवाए थे। तुम्हारी बेगैरती का तो कोई जवाब नहीं अनुषा। पूरा खानदान में आज तक तुम्हारे कारनामे मशहूर हैं। अनुषा अपने राज खुलते देखकर फौरन टॉपिक बदल गई। अच्छा छोड़, मैंने तुमसे एक बात कहनी थी निदा। अनुषा का अंदाज इल्तिजाइया हो गया। प्लीज अनुषा, अब ये ना कह देना कि तुम इस बार भी शादी नहीं करना चाहती। निदा ने इसका इरादा भांप कर कहा। एक्चुअली हाँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो प्लीज? बिल्कुल नहीं। मुझे तो अम्मी और फुप्पो ने तुमसे दूर रहने को कहा है, और सिर्फ मुझे ही नहीं, इस खानदान की हर लड़की को। निदा घबरा कर वहां से चली गई। अनुषा कुछ मजीद आगे आई। इसे सामने दूसरी कजन आयशा नजर आई। वो भागकर आयशा के पास गई। आयशा, प्लीज मेरी बात सुनो 1 मिनट। जी नहीं, तुम तो मुझसे 4 मील दूर ही रहो अनुषा साहिबा। आयशा इससे दूर भागी थी। वो भागकर फरहान के पास गई। फरहान इसका सबसे छोटा भाई था। अनुषा 4 भाइयों की इकलौती बहन थी, इसलिए बहुत लाडली थी। फरहान, मेरे प्यारे भाई, 1 मिनट मेरी बात सुनो। फरहान अनुषा का इरादा देखकर समझ गया। वो आप ही मुझे अम्मी बुला रही हैं। वो फौरन वहां से चला गया। जहन्नुम में जाओ तुम सब। वो गुस्से से पैर पटकती अपने कमरे में वापस चली आई। थोड़ी देर बाद कमरे में अम्मी चली आई। वो मोबाइल पे उदास गाने सुन रही थी। अभी तक किसी मरी हुई भैंस की तरह पड़ी होकर कपड़े ही बदल लो। तुम ऐसे मरी हुई भैंस की तरह पड़ी हो। सारी औरतें मुझसे पूछ रही हैं कि किस चीज का मातम कर रही है। अनुषा फौरन उठकर बैठ गई। अम्मी, आप 1 मिनट के लिए मेरी बात सुनेंगी क्या? इसकी माँ ने कहा। अगर ये बात तुम्हारी शादी के हवाले से है तो बिल्कुल नहीं। अम्मी, लेकिन इसकी माँ ने इसकी बात काट दी। शट अप अनुषा, दोबारा इस बारे में कोई बात ना सुनूं मैं। तुम्हारे पिछले ड्रामों की वजह से इस बार दादा और तुम्हारे अब्बू ने फैसला किया है, और अगर इस बार भी तुमने कोई ड्रामा किया तो वो तुम्हें इस घर से भी निकाल देंगे और ना ही कभी तुम से कोई भी रिश्ता रखेंगे। अम्मी ये बताकर चली गई। अनुषा पीछे से इन्हें आवाजें देती रह गई। थोड़ी देर बाद नवाज कमरे में आया। नवाज इसका मंगेतर था जिसके साथ अनुषा की शादी होने वाली थी। नवाज एक अजीब ठड़की किस्म का इंसान था और तोतला भी। नवाज ने अनुषा के पास आते ही एक शॉपर जेब से निकाला। इस शॉपर में आधा खाया हुआ गुलाब जामुन था। ये देखो मेरी जान,
मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। उसने शॉपर अनुषा की तरफ बढ़ाया। अनुषा ने गुस्से से देखा, जाने कौन सी दुनिया से नाजिल हुआ था। कल तो तुम्हारी मेरी शादी होने वाली है, मिठाई आधी आधी थाने से मोहब्बत बलती है, वो अपनी तोतली जुबान से कह रहा था, जबकि अनुषा बामुश्किल अपना गुस्सा कंट्रोल किए हुए थी। तुम ये मिठाई यहीं पे रख दो, मैं बाद में खा लूंगी, अभी तुम जाओ, नहीं तो लोग बातें बनाएंगे। अनुषा ने इसे टालने की कोशिश की। अच्छा ठीक है, चलता हूँ, फिर मिलेंगे कल तो। नवाज वहां से चला गया। अनुषा इस कमरे में उदास गाने लगा के बैठी थी। जब गजाला कमरे में आई, ये भी इसकी एक कजन थी। तुम्हारा चेहरा बता रहा है तेरी नीयत का फसाना, गजाला ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा और इसके पास बैठ गई। गजाला प्लीज मुझे बचा लो, मैं नवाज से शादी नहीं करना चाहती, अनुषा ने गजाला से इल्तिजाइया अंदाज में कहा। गजाला कुछ हैरान हुई। क्यों अनुषा, नवाज से शादी के लिए तो तुमने खुद हाँ की थी। हाँ मैंने हाँ की थी, लेकिन वो तो तोतला है, ये बात तो तुम पहले से जानती थी, गजाला ने अनुषा को घूर कर कहा। हाँ तब वो सिर्फ अड़े पर तोतला था, अब तो वो शीन पे भी तोतला हो गए। और तुमने इसके नाम पे नोटिस किया, नवाज कितना पुराना नाम है और वो कितना चिपको भी है, हर वक्त चिपकता रहता है। गजाला ने माथा पीट लिया। खुदा का खौफ कर अनुषा, अगर तुमने ऐसी फजूल इतराजात किए तो घर के बड़े जान लेंगे तुम्हारी नीयत को। जब तुमने असफर से मंगनी तोड़ी थी तब दादा ने पूछा था तुमसे, अनुषा नवाज थोड़ा तोतला है, क्या तुम इससे शादी करोगी? तब तुमने खुशी खुशी हाँ कर दी थी कि लूला लंगड़ा जो भी हो कर लूंगी, लेकिन असफर से कभी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि तुमने असफर बेचारे के सर पे एक सफेद बाल देख लिया था। और आज एक नया इतराज, आखिर तुम जिंदगी को सीरियस क्यों नहीं लेती? तुमने हर शय को मजाक बनाया हुआ है। गजाला इसे याद करवा रही थी, तब अनुषा ने कहा, पिछली बातें छोड़ो, मैंने आज फैसला कर लिया है, मैं नवाज से शादी नहीं करूंगी। ये वो लड़का नहीं है जिसके साथ मैं जिंदगी गुजारूं, मेरे ख्वाबों का शहजादा नहीं है। गजाला ने गुस्से से अनुषा को देखा। तो फिर तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा कहाँ से आएगा? गजाला और अनुषा बातें कर रही थी कि इसी लम्हे एक शख्स दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। अनुषा और गजाला ने इसे देखा। वो एक अजनबी था और बहुत ही हैंडसम भी था। इस आदमी ने एक नजर गजाला और अनुषा को देखा और फिर दोनों भी हैरानगी से इसे देखने लगी। फिर इस शख्स ने कुछ शर्मिंदगी से कहा, आई एम सॉरी, मैं शायद गलत कमरे में आ गया हूँ। वो शख्स बड़े मुहज्जिब अंदाज में माजरत करता हुआ वहां से चला गया। अनुषा ने हैरानगी से गजाला को देखा। ये कौन था? गजाला ने जवाब दिया, ये काशान भाई का दोस्त है, काफी दूर से आया है। काशान ने शायद शादी का इनविटेशन दिया था इसे। गजाला की बात पर अनुषा सोच में पड़ गई और देर तक सोचती रही, यहाँ तक कि रात हो गई और वो इस शादी से बचने की तरकीब सोचती रही। फिर एक खतरनाक तरकीब इसके दिमाग में आई। ये सुबह का वक्त था। अनुषा रात भर न सो सकी और सोचती रही। फिर इसने एक कागज पर लिखा, सुनो, रूम के पास वाले कमरे में आओ। काशान। ये पर्ची लिखकर अनुषा ने फोल्ड कर दी। फिर बाहर चली आई। कल की निस्बत रश काफी ज्यादा था। वो किसी को तलाश कर रही थी, इस शख्स को, काशान के दोस्त को, जो कल गलती से इनके कमरे में आ गया था। फिर इसे वो नजर आ गया। वो अकेले में बड़े मुहज्जिब अंदाज में सीने पर हाथ बांधे खड़ा था। काफी संजीदा और मुहज्जिब इंसान मालूम हो रहा था। अनुषा ने एक अदद बच्चे को ढूंढा, फिर इससे अपने सबसे छोटा कजन ढूंढ निकाला। मोटो इधर आओ जरा। वो लड़का चला गया। सुनो, एक काम करो, 2000 दूंगी। जी नहीं, पिछली बार जो आपकी शादी वाले दिन काम किया था, इसके लिए आज तक मुझे अम्मी से मार पड़ती है, अनुषा ने समझाने वाले अंदाज में कहा। वो और बात थी, इस बार किसी को पता नहीं चलेगा। शाबाश। लेकिन काम क्या है? इस बच्चे ने पूछा। बस ये पर्ची जाकर इस अंकल को देना और इससे कहना काशान भाई ने दी है। अनुषा ने इस आदमी की तरफ इशारा करके इस बच्चे को समझा दिया। फिर वो भागकर वहां से गायब हो गई और स्टोर रूम के पास वाले कमरे में चली गई, जो इसका खुद का कमरा था। वो 2 मिनट वहां बैठी रही। इसे यकीन था वो शख्स आएगा, और वो आ ही गया 3 मिनट बाद। अनुषा ने इसके आने से पहले ही सारा कमरा बिगाड़ दिया और अपनी हालत भी। अपने कुछ कपड़े भी फाड़ दिए। फिर इसने लाइट बंद कर दी। वो कमरे में दाखिल हुआ। इसने कहा, काशान यार तुम कहाँ हो? जो ही वो शख्स अंदर आया, अनुषा ने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। इस शख्स ने पीछे देखा और अनुषा ने इसका हाथ पकड़ लिया। कौन है आप और ये क्या कर रही हैं? अनुषा ने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया और इस शख्स का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। कोई है, प्लीज मुझे बचाओ, खुदा के लिए। वो शख्स अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रहा था।
چھوڑے میرا ہاتھ، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ انوشے زور زور سے روتی رہی اور چلاتی رہی، یہاں تک کہ اتنی دیر میں پورا خاندان انوشے کے کمرے کے باہر جمع ہو گیا۔ انوشے کا ایک بھائی دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گیا، پھر اس کے بعد سب کمرے میں آ گئے، کسی نے لائٹ جلائی، سب اندر کا منظر دیکھ کر شاکڈ رہ گئے۔ سب گھر والے ہال میں موجود تھے، سارے مہمان اپنے گھروں کو جا چکے تھے، گھر کا ماحول ایک دم سنگین ہو چکا تھا۔ دادا جان، ابو، تایا، پھپھا، کاشاب، ساری کزنز، ان کے شوہر اور گھر کی تمام بہویں، سب لوگ موجود تھے۔ انوشے ایک طرف سر جھکائے کھڑی نکلی آنسو بہا رہی تھی۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں، اس شخص نے میرے ساتھ، انوشے نے روتے ہوئے بتایا۔ وہ شخص حیرت اور صدمے سے انوشے کو دیکھ رہا تھا۔ جھوٹ بول رہی ہیں آپ، میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی، اس شخص سے اپنی صفائی دینا چاہیے۔ دادا جان نے اس شخص کی طرف دیکھا جو سینے پر ہاتھ باندھ کر سنجیدگی سے کھڑا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ دادا جان نے اس شخص سے پوچھا۔ ظالم حسین، اس نے سنجیدگی مگر شائستگی سے جواب دیا۔ تم نے انوشے کے ساتھ ایسی حرکت کیوں کی؟ تم ہمارے مہمان تھے، کیا ایسی حرکت تمہیں زیب دیتی ہے؟ ظالم کو لگا جیسے وہ نگاہیں نہیں اٹھا پائے گا، سب اسے دیکھ رہے تھے، وہ ذلت کے احساس میں دفن ہوتا چلا جا رہا تھا۔ پھر اس نے بھرپور اعتماد سے جواب دیا، محترم، میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی، مجھے ایک بچے نے لا کر ایک پرچی دی کہ کاشان آپ کو کمرے میں بلا رہا ہے، میں کمرے میں گیا تو ان محترمہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، میں ایسی غلیظ حرکت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، میں نے آج تک کبھی کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ ظالم نے مذہبی انداز میں جواب دیا۔ تب کاشان پہلی بار بول پڑا بیچ میں، یار ظالم، میں نے تمہیں ایسی کوئی پرچی نہیں دی، لیکن دادا جان، ظالم ایسا لڑکا نہیں ہے، میں اسے بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ دادا جان نے کاشان کی بات غور سے سنی، تب دادا جان بولے، غلط فہمی یا پلاننگ جو بھی ہو، لیکن ہماری بچی کی زندگی تو برباد ہو چکی ہے، اس کا منگیتر رشتہ توڑ کر چلا گیا ہے اور اب اس سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ ظالم نے کہا، مجھے افسوس ہے جناب، یہ سب ہوا، لیکن اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، اگر میری غلطی ہوتی تو میں آپ کے قدموں میں گر کر آپ سے معافی مانگتا اور آپ جو حکم دیتے میں قبول کرتا۔ دادا جان نے ظالم سے کہا، غلطی یا غلط فہمی جو بھی ہو بیٹا، لیکن اب تم دونوں کو اس کا ازالہ کرنا ہوگا، تم دونوں کی غلط فہمی کی وجہ سے ہم پہلے ہی بہت رسوا ہو چکے ہیں، خاندان میں مزید ذلت سہنے کے قابل نہیں ہیں۔ ظالم نے سر اٹھا کر دادا جان کو دیکھا۔ پھر میرے لیے کیا حکم ہے دادا جان؟ ظالم نے احترام سے کہا، جتنی بدنام انوشے ہو چکی ہے اب اس سے تو کوئی شادی نہیں کرے گا، اور مجھے نہیں لگتا کہ تم بھی اس سب کو بیچ میں چھوڑ کر جاؤ گے، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے سے شادی کر کے اپنی غلطیوں اور غلط فہمیوں کا ازالہ کر لو۔ ایک پل کے لیے پورے گھر میں سناٹا چھا گیا۔ ظالم نے کچھ حیرانگی اور صدمے سے دادا جان کو دیکھا، لیکن ظالم نے کچھ کہنا چاہا۔ بیٹا، بس یہ فیصلہ ہمارا ہے، چاہے تو قبول کر لو، چاہے تو قدموں تلے روند کے چلے جاؤ۔ دادا جان نے اپنی پگڑی اتار کر ظالم کے قدموں کے پاس رکھ دی۔ ظالم نے وہ پگڑی اٹھا کر پھر دادا جان کے سر پر رکھ دی۔ ان دونوں کا نکاح سادگی سے ہوا تھا۔ نکاح کے بعد دادا جان نے ظالم سے کہا، بیٹا، انوشے اب آپ کی بیوی ہے، اسے یہاں سے لے جائیں۔ ظالم دادا جان کی بات پر کچھ مایوس ہوا۔ پھر ظالم نے سنجیدگی سے کہا، میرے ماں باپ نہیں ہیں اور کوئی بہن بھائی بھی نہیں ہے، میں بچپن سے یتیم ہو گیا تھا اور میرا کوئی گھر میں بھی نہیں ہے، پتہ نہیں۔ دادا جان نے ظالم کے سر پہ بڑی محبت سے ہاتھ رکھا۔ بیٹا، انوشے اب آپ کی ذمہ داری ہے، جہاں چاہیں لے جائیں اسے، اور گھر کی فکر نہ کریں، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، کہیں نہ کہیں تم دونوں کو بھی جگہ مل جائے گی۔ ظالم نے کوئی جواب نہیں دیا اور مہمانوں کے درمیان بیٹھا رہا۔ دادا جان کو ظالم پہ بہت پیار آ رہا تھا اور انہوں نے نکاح کے وقت ظالم کے ماتھے پر پیار سے بوسہ بھی دیا۔ انوشے کمرے میں چلی گئی اور وہ اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ جو ہوا تھا وہ بالکل نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ آسمان سے گری کھجور میں اٹکی، لیکن اب پہلے کی نسبت وہ کافی پرسکون تھی۔ پھر ریلیکس ہو کر اس نے ظالم والے مسئلے سے بھی اس نے سوچا آزاد ہو جائے گی۔ اس وقت انوشے کے کمرے میں غزالہ چلی آئی اور غصے سے انوشے کو دیکھا۔ تم اتنا گر سکتی ہو، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، اپنے مطلب کے لیے تم نے ایک شریف گھر کے اچھے لڑکے پر اتنا گھٹیا الزام لگایا اور خدا کی جھوٹی قسم کھائی، لعنت ہے تم پر۔ انوشے نے کوئی جواب نہیں دیا اور بے نیازی سے اپنا سامان پیک کرتی رہی۔ یہ کوئی ٹیسٹ سے بچنے کے لیے سیڑھیوں سے کودنے والی بات نہیں تھی انوشے، یہ کسی کی زندگی کا سوال تھا۔ تم نے دیکھا اس شخص کے چہرے کو، کتنا شرمسار تھا وہ، ہمارا مہمان تھا اور تم نے اس کو بھی اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا۔ تم جیسی لڑکیاں زندگی میں ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہیں، دیکھنا ایک دن تم اتنا رو گے کہ تمہارے پاس آنسو ہی ختم ہو جائیں گے۔ غزالہ غصے سے کہتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ انوشے کو اس کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ وہ سامان پیک کرتی رہی۔ پھر دادا جان اس کے کمرے میں آئے اور انہوں نے عجیب انکشاف کیا انوشے پر۔
ये ना समझना कि हमें पता नहीं कि तुम्हारे ड्रामे का। हम तुम्हें अच्छे से जानते हैं। तुमने इस शरीफ लड़के पर इल्जाम लगाए, लेकिन चलो इस बहाने आखिर तुम्हारी शादी हो गई। लेकिन मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ तुमसे अनुषे, जो गुनाह आज तुमने किया है, अल्लाह से इसके लिए माफी मांगो और अल्लाह मुझे भी माफ कर दे, क्योंकि मैंने भी तुम्हारी वजह से गुनाह किया। लेकिन तुम्हारी लाश भी अब इस घर में नहीं आनी चाहिए, नहीं तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। ये गुनाह हमें हमेशा याद रहेगा। दादा ही कहकर चले गए। अनुषे को कोई पछतावा, कोई अफसोस नहीं था। हाल बता थोड़ी हैरत जरूर हुई थी। 2 घंटे बाद अनुषे जारिम के साथ जा रही थी। किसी ने इसे ना मोहब्बत से देखा, न इसके लिए आंसू बहाए। लगता था सब जानते थे इसकी प्लानिंग को। हाल बता सबने जारिम को बड़े अफसोस और मोहब्बत से अलविदा कर दिया। सबके लिए वो एक दिन का मेहमान कीमती हो गया था, लेकिन अनुषे को किसी की मोहब्बत की जरूरत नहीं थी। वो गाड़ी में जारिम के साथ बैठी। वो बगैर छत वाली गाड़ी थी। थोड़ी देर बाद जारिम की गाड़ी रोड पर थी। सफर के दौरान जारिम ने इससे कोई बात नहीं की। वो संजीदगी से ड्राइव करता रहा। अनुषा ने भी कोई बात नहीं की। वो इधर उधर देखती रही। कई बार इसने जारिम को देखा कि इसके चेहरे पर कोई गुस्सा या नफरत के आसार हों, लेकिन इसके चेहरे को पढ़ने से वो कासिर थी। वो इंतहा हद तक संजीदा था। 1 घंटे की ड्राइविंग के दौरान इन दोनों के दरमियान एक लफ्ज भी बात न हुई। फिर रास्ते में जारिम ने गाड़ी एक होटल के पास रोक दी और गाड़ी से उतरकर अंदर चला गया। जारिम ने अनुषे से कुछ नहीं कहा और खामोशी से खुद अंदर होटल में चला गया। अनुषे 5-10 मिनट यहाँ के 20 मिनट तक बाहर गाड़ी में इसका इंतजार करती रही, लेकिन वो ना आया। अब अनुषे की तशवीश बढ़ती चली गई कि आखिर वो कहाँ चला गया। वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकली। वो अभी तक उरूसी दुल्हन वाले लिबास में थी, इससे लोग इसे देखकर कुछ हैरान हो रहे थे। वो होटल के अंदर चली आई और एक छोटा सा होटल था वो, जहाँ लोग बैठकर खाना खा रहे थे। अनुषे ने इधर उधर देखा, फिर जारिम इसे आखिरी बेंच पर बैठे नजर आया। वो बड़े आराम और सुकून से बैठकर खाना खा रहा था। अनुषे को गुस्सा आया, ऐसे इसे बिना बताए गाड़ी में छोड़कर वो कितने सुकून से खाना खा रहा था। फिर अनुषे को याद आया इसने ऐसा कोई काम भी नहीं किया था जिसकी वजह से वो इसे बताकर आता। अनुषा खुद चलकर इसके पास गई और वहीं सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। जारिम ने अनुषे का आना महसूस तो कर लिया था, लेकिन कुछ खास तवज्जो न दी। अनुषे बिना जारिम से पूछे इसके सामने रखा खाना खाने लगी। जारिम ने अब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और अनुषे मजे से जारिम की प्लेट में से खाना खाती रही। यहाँ तक कि अनुषे ने कीमे और कबाब की 2 मजीद प्लेट्स भी ऑर्डर की और वो खाने लगी। जारिम आखिर में बिल अदा करके वापस गाड़ी में बैठ गया। अनुषे भी इसके पीछे पीछे भागकर गाड़ी में बैठ गई। अनुषे ने जारिम की नफरत कम करने के लिए बात शुरू की। इस छोटे से होटल का खाना काफी अच्छा था ना? बात करने का अंदाज ऐसा था जैसे सदियों के दोस्त से बात कर रही हो। जारिम ने जैसे सुना ही नहीं। ये इलाका बहुत खूबसूरत है। क्या नाम है इस इलाके का? अनुषे ने कोशिश तर्क ना की। वो इस आस पास पहाड़ों को देखते हुए बोली। जारिम की तरफ से अब भी खामोशी थी। अनुषे ने एक और कोशिश की। गाड़ी आहिस्ता चलाएं प्लीज, मुझे डर लग रहा है। जारिम ने ना तो कोई जवाब दिया और ना गाड़ी की स्पीड कम की। स्पीड तो वैसे भी इतनी नहीं थी। अनुषे बात करने के लिए बहाने ढूंढ रही थी। पानी मिलेगा? जारिम ने अब भी जवाब ना दिया। जारिम को अनुषे से जितनी नफरत, जितना गुस्सा होता, लेकिन इस वक्त वो ये सोच रहा था कि इस बिन मांगी मुसीबत को कहाँ लेकर जाए। अनुषे ने काफी जिल्लत महसूस की। फिर उसने कहा, कहीं बहरे तो नहीं हो गए आप जारिम साहब? जारिम ने ना कोई जवाब देना था और ना ही दिया। आखिर में बीवी हूँ आपकी, अनुषे ने जैसे याद दिलाया। जारिम ने एकदम गाड़ी को ब्रेक लगाई और पीछे मुड़ के अनुषे को गुस्से से देखा। अनुषे इसके यूं देखने पर ही डर गई। शट अप, जुबान बंद करके बैठी रहो। मुझे तुम्हें गाड़ी से नीचे फेंकने में 2 मिनट भी नहीं लगेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहाँ गई। ये मेरी शराफत है जो अब तक मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, जारिम ने फनकारते हुए कहा। अनुषे तो जारिम के गुस्से से देखने पर ही सहम चुकी थी और अब इसकी नफरत भरे लफ्ज सुनकर मजीद घबरा गई। गाड़ी अब पहाड़ी इलाकों में दाखिल हो चुकी थी। अनुषे नहीं जानती थी जारिम उसे कहाँ लेकर जा रहा है। जारिम के गुस्से के बाद इसने मजीद कोई बात कहने की हिम्मत न की और इधर उधर देखती रही। एक बार फिर अनुषे की जुबान में खुजली होने लगी। इसने जारिम से कहा, जो हुआ इसके लिए सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था लेकिन मैं बहुत मजबूर थी। अनुषे ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा। जारिम ने होंठ भींच लिए। कितना आसान था इसके लिए सॉरी करना। हम कहाँ जा रहे हैं? अनुषे ने दूसरा सवाल किया। जारिम ने फिर भी कोई जवाब न दिया। अनुषे ने सवाल करना तर्क नहीं किया।
क्या आप मुझे अपने घर लेकर जा रहे हैं? आपका घर कितना बड़ा है? आपकी कितनी गाड़ियां हैं? और आपका बैंक बैलेंस कितना है? अनुषा पूछती चली गई। जारिम ने एक बार फिर गाड़ी को ब्रेक लगाई और लेफ्ट साइड पे से दरवाजे से निकलकर अनुषा की सीट के पास आया। जारिम ने गुस्से से कहा, तुम उतरो मेरी गाड़ी से और जहां जाना है चली जाओ। जारिम गुस्से से चिल्लाया। अनुषा डर कर इसे देखने लगी। मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं, मैंने गलत किया। तुम जैसी घटिया लड़की की शय में आकर शादी कर ली। तुम जैसी बगैरत लड़कियां शरीफ मर्दों को खराब करती हैं। जारिम ने कभी किसी लड़की तो दूर किसी लड़के से भी इस लहजे में बात नहीं की, लेकिन अनुषा को देखकर इसे बहुत गुस्सा आ रहा था। दूसरी बात, मेरे पास कोई बंगला गाड़ी नहीं है, अपना खुद का घर तक नहीं है। कभी यहाँ होता हूँ कभी वहाँ। कोई रिश्तेदार खानदान नहीं है मेरा। ये गाड़ी भी एक दोस्त की है। अब तुम जैसी अजाब को कहाँ लेकर जाऊं? जारिम बेबसी से चलाया और वहीं गाड़ी से टेक लगाकर सर पकड़कर खड़ा हो गया। अनुषा गाड़ी से उतरकर इसके पास आई और संजीदगी से बोली, कोई बात नहीं, आप जहां भी मुझे लेकर जाएंगे मैं आपके साथ चली जाऊंगी। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस 2 वक्त की रोटी और एक छत दे दें। अनुषा ने मोहब्बत से जारिम के कंधे पर हाथ रखा। जारिम ने गुस्से से अनुषा का हाथ झटक दिया। मेरे सामने मासूमियत की एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम जैसी नागिन को। अनुषा ने कहा, आप अभी बहुत गुस्से में हैं। जब जारिम अनुषा की बात काटकर बोला, मैं हमेशा गुस्से में रहूंगा और तुमसे तो नफरत में कभी कमी नहीं आएगी। अगर तुमने मेरे साथ चलना है तो मेरी नफरत भी तुम्हें बर्दाश्त करनी होगी और जिंदगी में कभी ये ना सोचना मैं तुम्हें कबूल कर लूंगा। तुम्हें बीवी के रूप में कबूल करने से मैं खुदकुशी करना पसंद करूंगा। और एक बात, मैंने जिंदगी में कभी पहले किसी पर हाथ नहीं उठाया। तुम भी मुझे मजबूर ना करो। अनुषा खामोश हो गई। अनुषा को यकीन था जब इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वो खुद भी नॉर्मल हो जाएगा, मगर अनुषा का ख्याल गलत था। रास्ते में इनकी अचानक गाड़ी खराब हो गई थी। अनुषा गाड़ी में बैठी थी जब जारिम बोनेट खोलकर गाड़ी चेक कर रहा था। गाड़ी चेक करते हुए काफी देर हो गई, लेकिन जारिम से ठीक नहीं हो रही थी। अनुषा गाड़ी चेक करते जारिम को देख रही थी जिसके माथे पर पसीना था। अनुषा को पहली बार एहसास हो रहा था कि वो अपने मतलब के लिए एक शरीफ इंसान का गलत इस्तेमाल कर चुकी थी। जारिम बहुत संजीदा और खूबसूरत शख्स था। वो इसके साथ वाकई बहुत गलत कर चुकी थी। इसे जारिम पर बहुत तरस आया। जाने कौन था, किस शहर से आया था और ख्वामख्वाह इसकी प्लानिंग का शिकार हो गया। अनुषा जानती थी इसने जारिम के लिए खड़े खड़े एक मसला पैदा कर दिया। पहले वो आजाद था, इसके सर पे कोई जिम्मेदारी नहीं थी। अब वो मुफ्त में से गले पड़ गई। अनुषा जितना सोच रही थी अपनी गलती का इसको उतनी शिद्दत से एहसास हो रहा था। इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो तब भी नहीं पछताई जब गजाला उसके मुंह पर लानत मलामत करती रही, तब भी नहीं जब दादा जान ने इससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। लेकिन पहली बार जारिम की आंखों में बेबसी देखकर वो बहुत पछता रही थी। अनुषा गाड़ी से नीचे उतरकर जारिम के पास चली गई। क्या हुआ, क्या मसला है? अनुषा जारिम के पास खड़ी हो गई। जारिम ने कोई जवाब न दिया और काम करता रहा। मैं किसी मैकेनिक को कॉल करती हूँ, वो आकर यहीं पर गाड़ी देख लेगा। अनुषा ने मशवरा दिया। तुम अपने मशवरे अपने पास रखो, मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। जारिम ने गुस्से से जवाब दिया और बोनेट बंद करके गाड़ी के अंदर से वॉलेट निकाला और कहीं चला गया। अनुषा वहीं खड़ी थी और फिर आकर गाड़ी में बैठ गई। जारिम की वापसी आधे घंटे के बाद हुई। जब वो वापस आया तो इसके हाथ में एक छोटा पुर्जा था। अनुषा को इसका नाम तो नहीं मालूम था, लेकिन जारिम वो बोनेट में कहीं फिट करने लगा। फिर जारिम आकर गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट हो गई। अनुषा ने खुदा का शुक्र अदा किया। 2 घंटे बाद जारिम अनुषा को एक छोटे फ्लैट में ले आया। वो फ्लैट बहुत छोटा था मगर बहुत साफ था। अनुषा ये तो जानती थी जारिम माली तौर पर इतना मजबूत नहीं है, मगर वो इतनी मुश्किल जिंदगी गुजार रहा है, ये अंदाजा इसे जारिम के छोटे फ्लैट पर आकर हुआ गया। लेकिन अनुषा ने एक बात नोट की, जारिम सफाई पसंद इंसान था। जैसे वो खुद को साफ रखता था वैसे इसके 2 कमरों का फ्लैट भी साफ सुथरा था। फ्लैट में पहुंचकर अनुषा ने एक बार फिर कहा, जारिम मैं आपसे एक बार फिर सॉरी करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दें। जारिम ने कोई जवाब नहीं दिया और फ्लैट से बाहर निकल गया और फ्लैट का दरवाजा भी बाहर से बंद कर दिया। अनुषा सोफे पर सर पकड़कर बैठ गई। गजाला ने ठीक कहा था, जिंदगी मजाक नहीं होती। यहाँ अच्छे अच्छों के तोते उड़ जाते हैं और इसने जिंदगी को कभी संजीदगी से नहीं लिया। आज जब अचानक सब कुछ सर पर आया तो पता चला जब दुनिया में मोहब्बत करने वाला कोई ना हो तब सच में जिंदगी जहन्नुम बन जाती है। और अनुषा ने तो कभी नफरत देखी नहीं थी। 4 भाइयों की लाडली, माँ बाप का लाड, दादा जान का लाड, सबने इसे हमेशा प्यार दिया। और आज जब अचानक सबने मुंह फेर लिया तो अनुषा को पता चला कि जिंदगी क्या होती है।
अनुषा जारिम के फ्लैट का जायजा लेने लगी। वहाँ कोई कीमती सामान नहीं था, बस कुछ किताबें और जारिम के कपड़े थे। वो अभी तक नहीं जान पाई थी कि जारिम करता क्या है, लेकिन इसने जारिम की टेबल पर कुछ नोट्स लिखे देखे थे, जिससे फिल्म और ड्रामों के स्क्रिप्ट हों। शायद वो राइटर था। फिर असर की अजान होने लगी। वो वुजू करके जाए नमाज पर बैठी और 2 घंटे बैठी रही। इसे अल्लाह ताला से माफी मांगनी थी, अपने गुनाहों के लिए, अपनी झूठी कसम के लिए। इसे यकीन था अल्लाह इसे माफ कर देगा, क्योंकि वो रहमान और रहीम था। लेकिन जारिम, इसकी माफी कैसे मिलेगी इसे? जारिम मगरिब से कुछ देर बाद वापस आया। इसके हाथ में खाने के कुछ शॉपर्स थे। इसने एक शॉपर सामने बैठी अनुषा की तरफ उछाल दिया और अपना खाने का शॉपर कमरे में ले गया। अनुषा को जारिम से इससे ज्यादा इज्जत की उम्मीद थी भी नहीं। शुक्र है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी जारिम ने इसे खाना तो दिया, वरना वो तो खाने के काबिल भी ना थी। जारिम ने कमरे में खाना खाया। वो वहीं बाहर सोफे पर बैठकर खाना खाने लगी। वो काफी थक चुकी थी। रात को जब सोने का वक्त आया तो वो जारिम जिस कमरे में बैठा था वहीं बैठकर बेड पर जाकर सो गई। जारिम लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा था। जारिम ने इसकी आमद का कोई खास नोटिस नहीं लिया। अपना काम खत्म करके इस कमरे से बाहर चला गया। वो सोई नहीं थी, तब तक जाग रही थी। वो जारिम के सोने का इंतजार कर रही थी। इसे लगा वो सोने के लिए अपने बेडरूम में आएगा, मगर वो नहीं आया। अनुषा इसका काफी देर इंतजार करती रही। फिर वो उठकर दूसरे कमरे में जाकर देखने लगी। वो दूसरे कमरे में बड़े आराम से सो रहा था। अनुषा को हैरत हुई, आखिर अनुषा ने सोच भी कैसे लिया जारिम इसके साथ एक ही कमरे में सोएगा। वो अकेली कभी नहीं सोई, घर में भी कभी नहीं। इसे अकेले सोते हमेशा डर लगता था। इसे जारिम के कमरे का दरवाजा नॉक किया। जारिम आंखें खोल कर उठ बैठा और अनुषा को देखने लगा। क्या चाहिए? जारिम ने स्पॉट और सर्द लहजे में कहा। मुझे अकेले सोते हुए डर लगता है। अनुषा ने होंठ काट कर जवाब दिया। जारिम इसे देखकर खड़ा हो गया। दूसरों की जिंदगियां जहन्नुम बनाते डर नहीं लगता? खुदा की झूठी कस्में खाकर डर नहीं लगता तुम्हें? जारिम ने तंजिया लहजे में संजीदगी से कहा। अनुषा को लगा जारिम ने इसके मुंह पर चाबक दे मारा। वो हिल भी ना सकी। जारिम अपना तकिया उठाकर दूसरे कमरे में चला गया। अनुषा भी मुर्दा कदमों के साथ इस कमरे में आई जहां जारिम सोफे पर सो रहा था। वो जारिम से कहना चाहती थी कि आप बेड पर सो जाएं, मैं सोफे पर सोती हूँ, लेकिन जारिम का पिछला जुमला इसके कानों में गूंज रहा था। दूसरों की जिंदगियां जहन्नुम बनाते डर नहीं लगता? खुदा की झूठी कसमें खाते डर नहीं लगता? ये सुबह की बात है। अनुषा की आंख जरा देर से खुली थी। अनुषा ने उठकर कमरे में चारों तरफ देखा। जारिम कमरे में नहीं था। अनुषा वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। जब बाहर आई तब भी इसे जारिम नजर न आया। वो कमरे से बाहर निकल आई। फ्लैट का दरवाजा बंद था। शायद जारिम बाहर चला गया था। फिर अनुषा नाश्ते का सोचकर किचन में चली आई और अनुषा को ये देखकर काफी हैरानगी हुई। इसके लिए नाश्ता ढांप कर रखा हुआ था। इसने ढक्कन उठाकर देखा। ऑमलेट और पराठा था, कुछ ब्रेड्स भी थी और थर्मस में चाय भी रखी हुई थी। अनुषा समझ गई कि नाश्ता जारिम बनाकर गया। वो यकीनन सुबह जल्दी उठा था और मामूल के मुताबिक अपने लिए नाश्ता बनाया और इसके लिए भी नाश्ता बनाकर छोड़ दिया। अनुषा वहीं किचन में बैठकर नाश्ता करने लगी। वो किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहती थी। इसे मालूम था जारिम ये नाश्ता अपनी जिम्मेदारी समझकर बनाकर गया था। नाश्ते के बाद अनुषा दोबारा कमरे में चली आई। अकेली बोर हो रही थी, इसलिए इसने कमरे का सामान दुरुस्त करना शुरू किया और इधर उधर बिखरी चीजें समेटने लगी। जारिम जब वापस घर आया तो इसने देखा कमरा बिल्कुल साफ, इसकी चीजें सब तरतीब से रखी हुई थी और सामने कुर्सी पर बैठी अनुषा जारिम को देखकर खड़ी हुई थी। जारिम साफ कमरा देखकर कोई मुतासिर नहीं हुआ, उल्टा जारिम को गुस्सा आया और इसने अनुषा से कहा, किस हद से तुमने मेरे कमरे को हाथ लगाया? अनुषा जारिम के गुस्से से डर गई और अनुषा ने कहा, ये सारी चीजें बिखरी पड़ी थी तो मैंने तरतीब देख कर रख दी। जारिम अनुषा की बात पर मजीद गुस्सा हुआ और इसने कहा, तुम आइंदा मेरे कमरे की किसी चीज को हाथ नहीं लगाओगी। जारिम इसे वार्न करता बेड पर बैठकर पानी पीने लगा। अनुषा जारिम के पीछे पीछे कमरे में चली आई और उसने जारिम से कहा, प्लीज जारिम सब भूल जाओ और मुझे माफ कर दो। जारिम ने गुस्से से पानी का गिलास फर्श में मारा था और अनुषा से कहा, आइंदा अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत लेना, नफरत है मुझे तुम्हारी शक्ल से। अनुषा वहीं उदासी से खड़ी रही जब जारिम ने एक बार फिर कहा, गेट आउट, निकल जाओ मेरे कमरे से बाहर। अनुषा खामोशी से वहां से चली आई। इसे जारिम की नफरत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ये दोपहर का वक्त था। जारिम अपने कमरे में लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा था। अनुषा बाहर सोफे पर कब से बैठी हुई थी। फिर अनुषा को कुछ खाने पकाने का ख्याल आया। ऐसा सोचा वो जारिम और अपने लिए लंच बनाएगी। ये सोचकर अनुषा किचन में गई। अनुषा ने कभी अपने घर में किचन का काम नहीं किया था। वहाँ सब इससे तैयार मिलता था, इसलिए इसे कुछ भी बनाना नहीं आता था। इसने कुछ खाने की रेसिपी यूट्यूब से ली और सामान इकट्ठा करके कुछ बनाने लगी।
जारिम अपने काम में मसरूफ रहा और अनुशे किचन में काम करती रही। 2 घंटे बाद अनुशे ने कुछ खाने के काबिल बना ही लिया था और वो खाना ट्रे में रख के जारिम के लिए ले गई, लेकिन जारिम अनुशे के हाथ में खाना देखकर भड़क उठा। जारिम ने गुस्से से कहा, तुमने सोच भी कैसे लिया मैं तुम्हारे हाथ का बना खाना खाऊंगा? अनुशे ने कहा, जारिम प्लीज खाने में क्या हर्ज है, खा ले, मैंने बहुत मोहब्बत से बनाया है। जारिम ने जवाब दिया, तुम्हारे हाथ का बना खाना खाने से बेहतर है मैं जहर खाना पसंद करूंगा, और मेरे कमरे में किस लिए आई हूँ, निकल जाओ यहाँ से। अनुशा कोई बात किए बिना कमरे से निकल गई और बाहर जाकर खाना खाने लगी। शाम की चाय के वक्त भी जारिम ने यही किया था। जब अनुशा चाय बनाकर जारिम के पास आई तब जारिम ने चाय का कप अनुशा के हाथ से लेकर जारिम ने फर्श पर फेंक दिया और कहा, अपनी फजूल हरकतें बंद करो और चुपचाप एक कमरे में जाकर बैठ जाओ, मेरे सब्र का इम्तिहान ना लो। मेरी ये बड़ी हिम्मत है जो तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ इस घर में। अनुशा जारिम की बात सुनकर बहुत दुखी हुई और फर्श पर पड़े कप के टुकड़े उठाने लगी। जब जारिम ने अनुशा पर एक और पहाड़ तोड़ा, ये मत समझना तुम सारी जिंदगी मेरे गले पड़ी रहोगी और मैं 1-2 दिन तक किसी वकील से बात करके तलाक के कागजात बनवाता हूँ, फिर तुम यहाँ से चली जाना। अनुशा को लगा इसके ऊपर छत गिर गई है। जारिम ने मजीद कहा, पहले मैंने सोचा कि मैं एक अच्छे घर का लड़का हूँ, मुझे किसी लड़की को यूं बिना वजह के तलाक नहीं देनी चाहिए, लेकिन फिर मुझे तुम्हारी वो जलील हरकत याद आ गई जब से तुमने सबके सामने मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगाया। तब मैंने फैसला किया तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। अनुशा किचन में आकर उदासी से बैठी रही। ये क्या कर दिया था इसने जिसका अंजाम इतना भयानक था? कैसे वो इस शख्स की नफरत के साथ जी पाएगी? रात के वक्त अनुशा बेड पर सो रही थी और जारिम सोफे पर, लेकिन अनुशा सो कहाँ रही थी। वो तो ये सोच रही थी कि क्या हो गया इसके साथ, आखिर इसकी एक गलती की इतनी बड़ी सजा क्यों मिल रही थी। लेकिन गलती भी कोई इतनी छोटी ना थी। दादा जान, वालदैन, तमाम खानदान वाले इससे नफरत करते थे और अब दुनिया का वाहिद सहारा वो शख्स भी इससे नफरत करता था और इसे तलाक देने वाला है। अनुशा को अब सही मानों में क़यामत नजर आ रही थी। अगर जारिम ने इसे तलाक दे दी तो कहाँ जाएगी वो? पीछे सारी कश्तियां जला कर आई थी, आगे भी कोई रास्ता ना था। दुनिया का वो वाहिद रिश्ता सिर्फ जारिम था। अनुशा को लगा अगर पहली मोहब्बत जैसी किसी चीज का सच में कोई वजूद है तो वो पहली मोहब्बत अनुशा को जारिम से हुई थी। पहली बार देखने पर अनुशा ने हमेशा चीजों और इंसानों को अपने मकसद के लिए गलत इस्तेमाल किया, लेकिन जारिम ने इसे बता दिया कि हर चीज इस्तेमाल करने की नहीं होती। पहले अगर अनुशा जारिम के बगैर जी भी लेती तो अब ये जान लेने के बाद कि इसका दिल जारिम से मोहब्बत करता है, वो कैसे जी पाएगी जारिम के बगैर, और इसे सारी जिंदगी वो ज्यादती याद आती रहेगी जो इसने जारिम के साथ की थी। अनुशा बेड पर लेटे हुए रोने लगी। थोड़ी देर में जारिम अनुशा के रोने की आवाज पर जाग गया और इसने लैंप ऑन करके अनुशा को देखा और कहा, ये कौन सा वक्त है रोने का, और जितना रोना है बाहर जाकर रो, मेरी नींद खराब ना करो। अनुशा ने आंसू पोंछकर जारिम को देखा और कहा, प्लीज जारिम मुझे तलाक ना देना। जारिम ने गुस्से से अपना सर पकड़ लिया। शट अप, तुम निकलो मेरे कमरे से बाहर। जारिम ने खड़े होकर अनुशा का हाथ पकड़ के खींचा और इसे कमरे से बाहर निकाल दिया और दरवाजा भी अंदर से बंद कर दिया। अनुशा रोते हुए दरवाजे के पास बैठ गई और इसने कहा, जारिम प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे डर लग रहा है। जारिम ने अंदर से जवाब दिया, तुम बहुत बहादुर हो, लोगों की जिंदगियों से खेल लेती हो, तुम्हें किस चीज का डर लग रहा है? अनुशा रोती रही। काफी देर तक बाहर दरवाजे के पास बैठी रही। दरवाजा ना खुला। फिर 2 घंटे बाद जारिम ने खुद ही दरवाजा खोल दिया। अनुशा खामोशी से अंदर चली गई। अगले दिन जारिम का कोई दोस्त जारिम के घर आया था और अनुशा को जारिम के फ्लैट पर देखकर हैरान हो गया। जारिम के दोस्त ने जारिम से पूछा, यार ये लड़की कौन है? जारिम ने जवाब दिया, तुम्हें मैं बाद में सब बताऊंगा, लेकिन अनुशा ने जवाब दिया, मैं जारिम की बीवी हूँ। जारिम का दोस्त और खुद जारिम भी अनुशा की बात पर हैरान रह गए। जारिम के दोस्त ने हैरानगी से कहा, यार जारिम, तुमने शादी भी कर ली और बताया भी नहीं। जारिम की कुछ समझ में ना आया वो क्या बोले। इसका वो दोस्त अंदर आकर बैठ गया और जारिम ने अपने दोस्त से पूछा, तुम क्या लोगे, चाय या ठंडा? इसके दोस्त ने जवाब दिया, चाय, वो भी भाभी के हाथ की। जारिम ने कुछ गुस्से से अनुशा को देखा। तब अनुशा ने कहा, मैं भी आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। अनुशा किचन में जाकर चाय बनाने लगी। जारिम और इसका दोस्त बाहर बातें करते रहे। अनुशा ने 2 कप चाय लेकर इनके सामने टेबल पर रख दिए। 1 कप जारिम के दोस्त ने उठाया और जारिम अभी तक सोच रहा था कि वो चाय का कप उठाए या ना उठाए। तब अनुशा ने कहा, जारिम जी आप भी लेना चाय। जारिम अपने दोस्त के सामने अनुशा से कुछ ना कह सका और चाय का कप उठाकर पीने लगा। अनुशा को अच्छा लगा। कल इसने अनुशा के हाथ का बना चाय का कप तोड़ दिया और आज दोस्त के सामने मजबूरन पी रहा है। जारिम के दोस्त ने कहा, भाभी बहुत मजे की चाय बनाती हैं आप तो। जारिम तुम तो बहुत लकी हो, ऐसी चाय तुम्हें तो रोज पीने को मिलती होगी। जारिम अपने दोस्त की बात पर कुछ जवाब न दे सका और नकली मुस्कुराया।
अनुशे वहीं जारिम के बिल्कुल पास बैठ गई। जानती थी जारिम अपने दोस्त के सामने कुछ कह नहीं सकता इसलिए, पर अनुशे ने हिम्मत करके जारिम का हाथ पकड़ के जारिम के दोस्त से कहा, भाई हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। जारिम दोस्त के सामने अनुशे से कुछ ना कह सका और ना ही अनुशे का हाथ छुड़ा सका। अनुशे जारिम का हाथ पकड़े बैठी रही। जारिम का दोस्त कुछ देर वहीं बैठा रहा, फिर वहां से चला गया। दोस्त के जाते जारिम आग बगोला हो गया। समझती क्या हो तुम खुद को, क्यों कर रही हो तुम वो सब? अनुशे ने लापरवाही से कहा। मैंने आखिर क्या किया है? जारिम ने गुस्से से जवाब दिया। तुमने मेरे दोस्त के सामने ये क्यों कहा कि तुम मेरी बीवी हो? अनुशे ने कहा, हाँ तो कुछ गलत नहीं कहा मैंने, तुम मेरे शौहर ही तो हो। जारिम मजीद भड़क गया। शट अप, मेरा नाम अपने नाम के साथ मत जोड़ो। अनुशे ने जवाब दिया, हमारा नाम तो किस्मत ने जोड़ दिया है, अब प्लीज तुम इस नाम को ना तोड़ो। अनुशे ने इल्तिजा करने वाले अंदाज में कहा। जारिम ने तंजिया अंदाज में कहा, ये रिश्ता एक झूठ से बना था और मैं कभी भी इस रिश्ते को नहीं जोड़ सकता। मैं कल ही वकील से बात करके तुम्हें आजाद कर दूंगा। अनुशे रोने लगी और इसने रोते रोते जारिम से कहा, क्यों कर रही हो ऐसा जारिम? जारिम ने गुस्से से अनुशे को देखा और कहा, तुमने ऐसा क्यों किया था? क्या मिला तुमको मुझे बदनाम करके? अनुशे ने जारिम के सामने हाथ जोड़ दी। माफ कर दो मुझे जारिम, माफ कर दो, वो मेरी गलती थी। तुम मुझसे नाराज रहो, गुस्सा करो, मुझे मारो, लेकिन मुझे तलाक ना दो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती जारिम, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। अनुशे ने अचानक रोते हुए इंकिशाफ किया। जारिम ने हैरान होकर अनुशे को देखा और तंजिया लहजे में बोला, मोहब्बत और तुम जैसी नागिन कभी कर ही नहीं सकती। तुम हमेशा लोगों को इस्तेमाल करती हो अपने मतलब के लिए। अनुशे रोती रही और रोते हुए वो जारिम के कदमों में गिर गई। इसने जारिम के पांव पकड़ लिए। प्लीज जारिम, मुझे माफ कर दो, वो रोते हुए कह रही थी। जारिम ने अपना पांव छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अनुशे ने मजबूती से इसके पांव पकड़े हुए थे। जारिम ने कहा, पांव छोड़ दो मेरे। अनुशे ने कहा, तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे। मेरे पांव छोड़ो और चली जाओ यहाँ से। अनुशे ने कहा, नहीं मुझे माफ कर दो जारिम। तब जारिम ने कहा, माफी मांगनी तो खुदा से मांगो, जिसकी झूठी कसम खाकर तुमने मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया है। अनुशे ने कहा, खुदा से माफी मांग चुकी हूँ मैं बहुत बार, वो तो मुझे माफ भी कर देगा, लेकिन तुम मुझे माफ नहीं करते। जारिम अनुशे की बात पर खामोश हो गया और अपना पांव छुड़वाकर वहां से चला गया। अनुशे रोती रही। जारिम और अनुशे के दरमियान नफरत और दूरी की दीवार खड़ी थी। जारिम की नफरत में कोई कमी ना आई। अनुशे ने बहुत कोशिश की कि वो किसी तरह जारिम के दिल में जगह बनाए, लेकिन जारिम को अनुशे की शक्ल देखकर नफरत होती थी। अनुशे जारिम के लिए खाना बनाती, चाय बनाती, लेकिन वो किसी चीज को हाथ तक न लगाता। अनुशे को रात भर नींद नहीं आती। पछतावे और नदामत का एहसास ऐसा था कि वो एक पल भी चैन न ले पाती, जबकि जारिम बड़े सुकून से अपने कमरे में सोता रहता। अनुशे को जारिम के घर पे 5वां दिन था और इन 5 दिन में इनके दरमियान की दीवार बढ़ती चली गई। अनुशे जारिम को खोना नहीं चाहती थी। इसे एहसास हो चुका था कि इसके ख्वाबों का शहजादा जारिम ही था। जारिम से अच्छा शौहर इसे दुनिया में के किसी कोने में नहीं मिल सकता था। जारिम पहले की तरह सोफे पर सोता और अनुशे बेड पर सोती, लेकिन अनुशे को ये सब अच्छा ना लगता कि जारिम सोफे पर सोए, वो बेड पर सोए। एक रात अनुशे ने जारिम से कहा, आप प्लीज अपने बेड पर सो जाएं और मैं सोफे पर सोती हूँ। तब जारिम ने बड़ा जख्मी कर देने वाला तंज किया था, नहीं नहीं तुम बेड पर सो, क्योंकि तुम कुछ दिनों की मेहमान हो। अनुशे का दिल जल कर रह गया। इसने फिर कभी जारिम से नहीं कहा कि आप बेड पर सो जाएं। एक रात अनुशे को यूं ही ख्याल आया। रात के वक्त जब जारिम सोफे पर बैठा आराम से सो रहा था, तब अनुशे ने जारिम को नींद से जगाया। जारिम ने कुछ हैरान होकर आंखें खोली और अनुशे से पूछा, क्या हुआ? अनुशे ने कहा, प्लीज मुझे माफ कर दें। जारिम ने घड़ी की तरफ देखा। रात के 2 बज रहे थे। फिर इसने हैरानगी से अनुशे की तरफ देखा। ये कौन सा वक्त है माफी मांगने का? अनुशे ने जवाब दिया, मुझे डर है कहीं आप मुझे छोड़कर न चले जाएं। तब जारिम ने कहा, कल बात करेंगे, अभी सो जाओ। जारिम के चेहरे पर कोई तासुरात नहीं थे। वो संजीदा था लेकिन गुस्सा भी नहीं था। नहीं, कल आप गुस्सा हो जाएंगे, प्लीज अभी मुझे माफ कर दें। अनुशे ने कहते हुए दोनों हाथों से जारिम का हाथ पकड़ लिया। जारिम ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, अभी सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। जारिम ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अनुशे ने मजबूती से इसका हाथ पकड़ा हुआ था। आप प्लीज एक बार कह दें आपने मुझे माफ किया। अनुशे जिद करती रही, हाथ छोड़ो और सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। जारिम ने मध्यम आवाज में कहा। अनुशे ने कुछ सोचते हुए कहा, जारिम कि ऐसा नहीं हो सकता, हम दोनों पिछली जिंदगी को भुलाकर एक मियाँ बीवी की तरह खुशहाल जिंदगी गुजारें। अनुशे ने बोलते हुए अपना सर जारिम के कंधे पर रख दिया। इस वक्त सो जाओ। इस बार जारिम ने कुछ संजीदगी से कहा और अनुशे का सर भी अपने कंधे से हटा दिया। अनुशे ने इसका हाथ छोड़ दिया और बेड पर जाकर बैठ गई। ये सुबह का वक्त था। जारिम बाहर सोफे पर बैठा था और अनुशे किचन में काम कर रही थी। अनुशे ने अपना और जारिम के लिए नाश्ता बनाया और जारिम को जाकर नाश्ता दिया। जारिम बिना किसी एतराज के नाश्ता करने लगा। दोनों के चेहरों पर संजीदगी थी। जारिम ने अनुशे से कहा, अपना सामान पैक कर लो। अनुशे ने हैरानगी से जारिम को देखा। क्यों
क्योंकि तुम जा रही हो, जारिम ने जवाब दिया। मैं कहाँ जा रही हूँ जारिम, मैं तुम्हें आज आजाद करने वाला हूँ। अनुष्या के दिल को जैसे कुचल दिया किसी ने। प्लीज ऐसा ना करें जारिम, अनुष्या अब रो रही थी। चलो कह दिया ना, सामान पैक करो, अनुष्या ने गुस्से से कहा। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हें चल जाना ही पड़ेगा, जारिम ने हतमी लहजे में जवाब दिया। तब अनुष्या ने फैसला कुन अंदाज में कहा, देखो जारिम, अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं। जारिम अनुष्या की बात काट कर बोला, तो तुम क्या कर लोगी? अनुष्या ने कहा, मैं खुदकुशी कर लूंगी। जारिम ने तंजिया लहजे में कहा, कर लो खुदकुशी, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अनुष्या जारिम को घूरती किचन में चली गई, जहाँ इसने जहर की डिब्बियां उठाई। अनुष्या ने किचन से ही जारिम को आवाज दी, मैं जहर पी रही हूँ। जारिम ने बाहर अखबार पढ़ते हुए जवाब दिया, जल्दी करो कहीं देर ना हो जाए। जारिम ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। अनुष्या ने बिना कुछ सोचे समझे वो जहर की शीशी होंठों से लगाई और पीती चली गई। थोड़ी देर में अनुष्या के मुंह से खून था और वो तड़प तड़प कर बेहोश हो गई। जारिम काफी देर बाहर बैठा अखबार पढ़ता रहा। अनुष्या वाली बात वो भूल चुका था। वो खाली कप रखते किचन में आया, लेकिन सामने फर्श पर अनुष्या बेहोश पड़ी थी। अनुष्या के मुंह से खून था। खाली कप जारिम के हाथ से गिर गया। इसने सदमे से अनुष्या को देखा और जल्दी जल्दी अनुष्या को बाहों में उठाए अस्पताल की तरफ भागा। जारिम परेशानी के आलम में हॉस्पिटल में टहल रहा था। जारिम के चेहरे पर काफी परेशानी और घबराहट थी। इसे डर था कहीं अनुष्या को कुछ हो ना जाए। सुबह इसने सिर्फ अनुष्या को तंग करने के लिए वो सब कहा था कि क्या पता, इसे क्या पता था अनुष्या सच में जहर की शीशी पी लेगी। अब इसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। सच में किसी चीज के खो देने का डर लगने लगा। जारिम के लिए अनुष्या की अहमियत नहीं थी, फिर आखिर वो क्यों इसके लिए इतना परेशान था? इस सवाल का जवाब खुद जारिम को भी नहीं मालूम था। बस वो दुआ कर रहा था कि अनुष्या को कुछ ना हो। जारिम वहीं बाहर बेंच पर बैठ गया और फिक्रमंदी से इधर उधर देखने लगा। जो जो वक्त गुजरता चला गया, जारिम का खौफ बढ़ता चला जा रहा था। क्या वो सच में खो देगा इसे? जारिम ने बड़े दर्दनाक अंदाज में सर बेंच पर रखा। इसी वक्त अंदर से एक डॉक्टर आया। जारिम फौरन खड़ा हो गया। डॉक्टर ने बताया, शुक्र है आप वक्त पर ले आए, मैदा वॉश कर दिया है, अब हालत खतरे से बाहर है। जारिम ने पूछा, वो होश में कब तक आएगी सर? डॉक्टर ने बताया, कुछ कह नहीं सकते, काफी घंटे भी लग सकते हैं। डॉक्टर चला गया। जारिम ने खुदा का शुक्र अदा किया। 3 घंटे बाद अनुष्या को होश आया था। जारिम से सब्र न हुआ और वो इससे मिलने हॉस्पिटल रूम में गया। अनुष्या बेड पर पड़ी थी। जारिम को अफसोस हुआ, वो सब शायद इसकी वजह से हुआ था। वो नजरें नहीं उठा पा रहा था। जारिम वहीं अनुष्या के पास बेड पर बैठ गया। अनुष्या ने कुछ हैरानगी से जारिम को देखा। जारिम ने कुछ उदास लहजे में कहा, बहुत अच्छा बदला लिया है तुमने, दर्द देने में तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है अनुष्या। अनुष्या उदासी ने मुस्कुराई। जारिम, तुम भी कुछ कम नहीं हो। सुबह जब तुमने कहा था अपना सामान पैक करो, क्या तुमने सोचा मुझे पे क्या क़यामत गुजरी? जारिम अनुष्या की बात पर मुस्कुराया। मैंने सामान पैक करने का इसलिए कहा था क्योंकि मैं तुम्हें हनीमून पर ले जाने वाला था। तुम्हें समझना चाहिए था। जारिम ने इंकशाफ किया। अनुष्या ने कुछ हैरानगी से जारिम को देखा, फिर बोली, इतनी समझदार कहाँ थी मैं? अगर इतनी समझदार होती तो आज इस हाल में होती। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो जारिम? अनुष्या की बात पर जारिम कुछ पल भर के लिए खामोश हुआ। फिर इसने कहा, मैं कोशिश कर सकता हूँ, शायद हम दोनों मुस्तकबिल में अच्छे हस्बैंड वाइफ बन जाएं। अनुष्या ने कहा, तुम हमेशा अच्छे हस्बैंड रह सकते हो, मैं अच्छी वाइफ कभी नहीं बन सकती जारिम। अनुष्या ने जारिम का हाथ पकड़कर अपने होंठों से लगाया। जारिम बड़ी मोहब्बत से अनुष्या को देख रहा था और सोच रहा था, दुनिया में मुकम्मल कोई इंसान नहीं होता, गलतियां सबसे होती हैं। अनुष्या बुरी नहीं थी, बस जज्बाती थी। वो फैसले करने में जल्दी करती थी और बाद में पछताती थी। ये सच था, अनुष्या की गलती बहुत बड़ी थी, मगर जारिम का दिल इससे कई बड़ा था। ये दुनिया बदला लेने वालों की वजह से नहीं, माफ करने वालों की वजह से कायम है। जारिम अनुष्या को तलाक देने के बारे में नहीं सोच सकता था। वो एक बार जो रिश्ता बनाता, इससे आखिरी सांस तक निभाता। ये तो बस अनुष्या को तंग करने के लिए वो इसे अक्सर छेड़ता रहता। पुराने रिश्ते तोड़कर नए रिश्ते बनाने से अच्छा है इन्हें पुराने रिश्तों की मुरम्मत करके इन्हें हमेशा कायम रखा जाए।